आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में जो है रीति काल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वांग निरूपक, अलंकार ग्रंथ, रस विवेचन ग्रंथ, नायिका भेद ग्रंथों को अलग अलग करके हमको आपको समझाएंगे, जिससे आप पता कर सकें कौन सा जो ग्रंथ है वो किसके अंतर्गत माना जाता है। और यह प्रश्न जो है टीजीटी पीजीटी में जरूर भी बनता है और यह एलटी ग्रेड में भी इससे प्रश्न बनता है। तो इस वीडियो से कम आपके 2 नंबर पक्के हैं, इसलिए इस क्लास को बीच में छोड़ने की जो गलती है वो बिल्कुल भी ना करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। नो बकवास, सीधी बात, क्लास शुरू करें। तो हम देखते हैं कि रीति काल में जो सर्वांग निरूपक ग्रंथ जो हैं वो कौन कौन से माने जाते हैं। इससे जो प्रश्न बनता है कि सर्वांग निरूपक ग्रंथों के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। तो हम देखते हैं कि सर्वांग निरूपक ग्रंथों के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ माने जाते हैं और यह किसके द्वारा रचित माने गए हैं। तो नंबर 1 देखते हैं, कवि कुल कल्पतरु जो है यह जो है एक सर्वांग निरूपक ग्रंथ माना जाता है, जो कि चिंतामणि के द्वारा रचित माना गया है। और यह जो है 1630 ईस्वी में रचित माना जाता है चिंतामणि जी के द्वारा। और चिंतामणि का जो जन्म है यह 1609 ईस्वी में माना जाता है। तो पहला हो गया कवि कल्पतरु चिंतामणि के द्वारा, जो कि 1630 ईस्वी में रचित माना जाता है और ये एक सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। दूसरा है शब्द रसायन। शब्द रसायन जो है यह देव के द्वारा रचित एक सर्वांग निरूपक ग्रंथ जो है माना जाता है। तो देव की जो अन्य रचना है भाव विलास, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, अष्टयाम जो है इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। और कवि देव का जन्म जो है वो 1673 ईस्वी में माना जाता है। किसमें? कवि देव का जन्म जो है वो 1673 ईस्वी में माना जाता है। और शब्द रसायन जो है इनकी सर्वांग निरूपक ग्रंथ माना जाता है। नंबर 3 देखते हैं कि काव्य निर्णय जो है यह एक सर्वांग निरूपक ग्रंथ माना गया है, जो कि भिखारी दास के द्वारा रचित माना जाता है। और भिखारी दास का जन्म जो है वो 1721 ईस्वी में माना जाता है। और भिखारी दास की जो अन्य रचना है काव्य निर्णय, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदोड़ पिंगल, शब्द नामकोश, विष्णु पुराण, शतरंज शतका आदि जो हैं इनकी रचनाएं मानी गई हैं, जिसमें से काव्य निर्णय जो है वो एक सर्वांग निरूपक ग्रंथ माना जाता है। नंबर 4 देखते हैं रस रहस्य। रस रहस्य भी जो है एक सर्वांग निरूपक ग्रंथ माना गया है, जो कि कुलपति मिश्र के द्वारा रचित माना जाता है। रस रहस्य जो है वो 1660 ईस्वी में कुलपति मिश्र के द्वारा रचित माना जाता है। और कुलपति मिश्र का जो जन्म है वो 1667 ईस्वी में माना जाता है। रस रहस्य जो ग्रंथ है वह एक सर्वांग निरूपक ग्रंथ के अंतर्गत माना जाता है। नंबर 5 देखते हैं रस पीयूष निधि। रस पीयूष निधि जो ग्रंथ है यह भी सर्वांग निरूपक ग्रंथ माना जाता है, जो कि कवि सोमनाथ के द्वारा रचित माना गया है। रस पीयूष निधि जो है यह 1737 ईस्वी में रचित माना जाता है। नंबर 6 देखते हैं
कि रस कविता रस विनोद जो है ये भी एक सर्वांग निरूपक ग्रंथ माना गया है, जो कि जन कवि के द्वारा रचित ग्रंथ यह माना गया है। नंबर 7 देखते हैं साहित्यानंद। साहित्यानंद भी एक सर्वांग निरूपक ग्रंथ माना गया है, जो कि एक ग्वाल कवि के द्वारा रचित माना जाता है। नंबर 8 देखते हैं साहित्य सुधा निधि जो है यह भी एक सर्वांग निरूपक माना गया है, जो कि जगत सिंह के द्वारा रचित माना गया है। तो ये 8 जो ग्रंथ हैं यह सभी सर्वांग निरूपक ग्रंथ माने जाते हैं, जिनमें देखते हैं कवि कुल कल्पतरु, शब्द रसायन, काव्य निर्णय, रस रहस्य, रस पीयूष निधि, कविता रस विनोद, साहित्यानंद और साहित्य सुधा निधि, ये जो हैं सभी सर्वांग निरूपक ग्रंथ माने गए हैं। इनको बहुत ध्यानपूर्वक याद करें और अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करें। इनसे 1-2 प्रश्न पक्के बनते ही बनते हैं, इसलिए इन्हें बीच में छोड़ने की या भूलने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अगले देखते हैं कि रीति काल के अलंकार विवेचन ग्रंथ कौन कौन से माने जाते हैं। तो इनमें से किसी न किसी में से घुमा फिरा कर ही ये 1-2 प्रश्न बनते हैं और पक्के बनते ही बनते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो अलंकार का विवेचन जो है वो किन किन ग्रंथों के अंतर्गत किया है। तो नंबर 1 है भाव विलास। भाव विलास जो है वो देव की रचना मानी जाती है और भाव विलास जो है एक अलंकार ग्रंथ माना गया है। नंबर 2 देखते हैं ललित ललाम। ललित ललाम जो है वो एक मती राम की रचना मानी जाती है। ललित ललाम जो है वो एक अलंकार ग्रंथ माना गया है। कैसा? ललित ललाम जो है वो एक अलंकार ग्रंथ माना गया है, जो कि 1661 ईस्वी में रचित माना जाता है और इस ग्रंथ में जो है अलंकारों का विवेचन किया गया है। नंबर 3 देखते हैं अलंकार। नंबर 3 है अलंकार पंचाशिका जो है वो मती राम की रचना मानी जाती है, जो कि 1690 ईस्वी में रचित मानी जाती है और मती राम का जन्म जो है 1617 ईस्वी में रचित माना जाता है। अलंकार पंचाशिका के अंतर्गत भी अलंकारों का विवेचन किया गया है। नंबर 4 देखते हैं कि भाषा भूषण जो है वो जसवंत सिंह की रचना मानी जाती है। किसकी? भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना मानी जाती है, जो कि 1650 ईस्वी में रचित मानी जाती है और भाषा भूषण जसवंत सिंह का जन्म जो है वो 1629 ईस्वी में माना जाता है। और भाषा भूषण जो है एक अलंकार, रस, नायिका भेद, यह तीनों ही रूपों में समाया हुआ है। भाषा भूषण में अलंकारों का विवेचन भी किया गया है, रस विवेचन भी किया गया है और यह नायिका भेद का विवेचन भी इसमें के अंतर्गत किया गया है। नंबर 5 देखते हैं कि शिवराज भूषण। तो शिवराज भूषण भी जो है जसवंत सिंह की रचना मानी जाती है और शिवराज भूषण के अंतर्गत भी अलंकारों का विवेचन जो है वो देखने को मिलता है। शिवराज भूषण यह शिवाजी की प्रशस्ति एवं अलंकार निरूपण ग्रंथ माना जाता है, जो कि 1673 ईस्वी में रचित माना जाता है। यहाँ पर शिवराज भूषण जो है वो भूषण की रचना नहीं है। शिवराज भूषण जो है यह भूषण की रचना मानी जाती है, न कि जसवंत सिंह की। किसकी?
भाषा भूषण जो है वो जसवंत सिंह की रचना मानी गई है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। शिवराज भूषण जो है वो भूषण की रचना मानी जाती है, न कि जसवंत सिंह की, क्योंकि भाषा भूषण जो है वो जसवंत सिंह की रचना है, शिवराज भूषण जो है वो भूषण की रचना मानी जाती है। नंबर 6 देखते हैं, पद्माभरण जो है वो पद्माकर की रचना मानी जाती है। पद्माकर का जन्म जो है वो 1753 ईस्वी में माना जाता है और पद्माभरण जो है वो 1810 ईस्वी में रचित मानी गई है और इसमें भी पद्माभरण में अलंकारों का विवेचन किया गया है। नंबर 7 देखते हैं, अलंकार प्रकाश जो है वो भूषण की रचना मानी जाती है। किसकी? अलंकार प्रकाश जो है एक भूषण की रचना मानी जाती है। इसमें जो है अलंकारों का विवेचन किया गया है, यह भी एक अलंकार विवेचन ग्रंथ जो है माना जाता है। नंबर 8 देखते हैं, कवि कुलकंठावरण जो है यह भी एक अलंकार ग्रंथ माना जाता है। कवि कुलकंठावरण में जो है 115 अलंकारों का 115 अलंकारों का वर्णन कवि दूल्हे के द्वारा किया गया है। नंबर 9 देखते हैं कि रामचंद्र भूषण जो है यह भी एक अलंकार ग्रंथ माना जाता है, जो कि गोप कवि के द्वारा रचित मानी जाती है। तो ये जितने भी ग्रंथ का वर्णन किया गया है यह सभी जो है अलंकार ग्रंथ माने जाते हैं। भावविलास, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, भाषा भूषण, शिवराज भूषण, पद्माभरण, अलंकार प्रकाश, कवि कुलकंठावरण और चंद्रभूषण, यह सभी जो हैं यह सभी अलंकार ग्रंथ माने गए हैं। आगे देखते हैं कि रीतिकाल के नायिका भेद ग्रंथ जो हैं वो कौन कौन से माने जाते हैं, तो उन्हें देखते हैं कि नंबर 1 है हित तरंगिणी। हित तरंगिणी जो है यह कृपाराम की रचना मानी जाती है और हित तरंगिणी के अंतर्गत नायिका भेद का विवेचन जो है देखने को मिलता है या नायिका भेद का विवेचन किया गया है। नंबर 2 देखते हैं रसिक प्रिया। रसिक प्रिया जो है वो केशव दास की रचना मानी जाती है। रसिक प्रिया जो है 1591 ईस्वी में रचित मानी जाती है और यह रसिक प्रिया रस एवं नायिका भेद दोनों, रसिक प्रिया नायिका भेद एवं रस ग्रंथ दोनों हैं। और केशव दास का जन्म जो है वो 1555 ईस्वी में माना जाता है। केशव दास जो हैं एक रीतिवर्ध कवि माने जाते हैं। केशव दास की अन्य रचना है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीरदेव चरित सिंह, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता आदि जो हैं वो केशव दास की रचना मानी जाती हैं। नंबर 3 देखते हैं कि श्रृंगार मंजरी जो है वो एक नायिका भेद ग्रंथ माना जाता है, जो कि चिंतामणि के द्वारा रचित माना जाता है। तो चिंतामणि का जन्म जो है वो 1609 ईस्वी में माना जाता है और चिंतामणि जी की जो श्रृंगार मंजरी है वो एक नायिका भेद ग्रंथ माना जाता है, जबकि उनकी अन्य रचना है चिंतामणि की अन्य सभी रचना देखते हैं रस विलास, श्रृंगार मंजरी, कवि कुलकल्पतरु, रामायण, रामा अश्वमेध, छंद विचार पिंगल आदि जो हैं वो चिंतामणि की रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 4 देखते हैं सुख सागर तरंग। सुख सागर तरंग जो है वो देव की रचना मानी जाती है और सुख सागर तरंग जो है एक
नायिका भेद रचना मानी गई है। और देव का जन्म जो है वो 1673 ईस्वी में माना जाता है। किसमें? देव का जन्म 1673 ईस्वी में माना जाता है। सुख सागर तरंग जो है उनकी नायिका भेद रचना मानी जाती है। देव की अन्य रचना है भाव विलास, शब्द रसायन, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, अष्टयाम जो है आदि देव की रचना मानी जाती है। नंबर 5 देखते हैं बार वधू विनोद जो है ये भी एक नायिका भेद ग्रंथ माना जाता है, जो कि कालिदास त्रिवेदी के द्वारा रचित माना जाता है। कालिदास जो हैं वो अलग कवि माने जाते हैं और कालिदास त्रिवेदी जो हैं वो अलग कवि माने जाते हैं। तो बार वधू विनोद जो रचना है वो कालिदास त्रिवेदी के द्वारा रचित मानी गई है। नंबर 6 देखते हैं रसभूषण जो है वो याकूब खां के द्वारा रचित मानी गई है। रसभूषण में भी नायिका का भेद किया गया है। तो रसभूषण भी एक नायिका भेद ग्रंथ जो है वो माना जाता है। नंबर 7 देखते हैं भाषाभूषण, यह भी जसवंत सिंह के द्वारा रचित रचना मानी जाती है। और यह भाषाभूषण जो रचना है यह बहुत बार पूछी हुई रचना है, यह बहुत बार पूछी भी जाती है। नंबर 8 देखते हैं श्रृंगार विलास जो है वो एक देव की रचना मानी जाती है। श्रृंगार विलास के अंतर्गत जो है वो नायिका भेद ग्रंथों का वर्णन किया गया है। नंबर 9 देखते हैं कि रस विनोद जो है वो एक पद्माकर की रचना मानी जाती है। पद्माकर का जन्म जो है वो 1753 ईस्वी में माना जाता है और जगत विनोद में नायिका भेद का विवेचन जो है किया गया है। नंबर 10 देखते हैं श्रृंगार निर्णय जो है वो एक भिखारी दास की रचना जो है मानी जाती है। किसकी? श्रृंगार निर्णय एक भिखारी दास के द्वारा रचित रचना मानी जाती है। इसमें भी नायिका भेद का जो विवेचन किया गया है। इनकी अन्य रचनाएं देखते हैं कि नंबर 11 है जगत विनोद जो है वो पद्माकर की रचना मानी जाती है। इसमें भी नायिका भेद का जो विवेचन किया गया है। नंबर 12 देखते हैं रसिकानंद जो है वो ग्वाल कवि की रचना मानी जाती है। इसमें रसिकानंद ग्वाल कवि की रचना मानी जाती है। इसमें भी नायिका भेद का विवेचन किया गया है। आगे देखते हैं कि रस विवेचन से संबंधित कौन कौन से ग्रंथ माने गए हैं। तो रस रत्नाकर, रसाढ़व जो है यह सुखदेव के रस विवेचन से संबंधित ग्रंथ जो हैं माने गए हैं। नंबर 2 देखते हैं कि भाव विलास और नवरस जो हैं वो देव के रस विवेचन से संबंधित ग्रंथ जो हैं माने जाते हैं। नंबर 3 देखते हैं कि रसराज जो है वो मती राम की रचना मानी जाती है। रसराज में जो है रसों का वर्णन किया गया है। नंबर 4 देखते हैं कि सुधा निधि जो है यह भी एक रस विवेचन ग्रंथ माना जाता है, जो कि कवि तोष की रचना मानी जाती है। नंबर श्रृंगार विलास, यहाँ पर थोड़ा सा श्रृंगार विलास जो है यह सोमनाथ की रचना मानी जाती है। इसके अंतर्गत भी रसों का विवेचन जो है वो किया जाता है। नंबर 6 देखते हैं जगत विनोद, यह पद्माकर के द्वारा रचित मानी जाती है। जगत विनोद में भी रसों का विवेचन किया जाता है। नंबर 10 देखते हैं कि नवरस तरंग जो है वो बैनी प्रवीण की रचना मानी जाती है। नवरस तरंग के अंतर्गत भी रसों का विवेचन किया गया है। तो रसों का जो विवेचन किया गया है वो रस विवेचन जो ग्रंथ प्रमुख ग्रंथ जो हैं वो माने गए हैं। तो रसा रत्नाकर, रसाढ़व, भाव विलास, रसराज, सुधा निधि, श्रृंगार विलास, जगत विनोद, नवरस तरंग
आदि जो हैं यह सभी रस विवेचन ग्रंथ जो हैं माने जाते हैं। इन सभी के अंतर्गत रसों का विवेचन किया गया है। आगे हम देखते हैं कि बिहारी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम देखते हैं। नंबर 1 है कि बिहारी सतसई पर जो प्रथम टीकाकार कौन माने जाते हैं। तो बिहारी सतसई पर जो प्रथम टीकाकार जो माने जाते हैं कृष्ण कवि जो हैं वो बिहारी सतसई पर प्रथम टीका लिखने वाले कवि जो हैं माने जाते हैं। बिहारी जी जो थे वो एक रीति सिद्ध कवि माने जाते थे। उन्होंने एक बिहारी सतसई एक रचना लिख करके मात्र एक रचना से ही इन्होंने साहित्य के जगत में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। बिहारी जो है वो राजा जयसिंह के दरबारी कवि माने जाते थे। नंबर 2 देखते हैं कि बिहारी सतसई को समाज शास्त्र का खजाना तथा रसिकों की गीता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहारी सतसई को समाज शास्त्र का खजाना तथा रसिकों की गीता कहा जाता है। नंबर 3 देखते हैं कि बिहारी सतसई की सर्वाधिक प्रमाणिक टीका नहीं है, यहाँ टीका है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है कहीं कहीं कुछ, तो यह टीका नहीं है, टीका है। टीकाकार जो हैं वो जगन्नाथ दास रत्नाकर माने जाते हैं। कौन? बिहारी सतसई की जो सर्वाधिक प्रमाणिक टीका मानी जाती है तो वह जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो है सर्वाधिक प्रमाणिक टीका मानी जाती है। नंबर 4 देखते हैं कि बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी जो है वो पदम सिंह शर्मा ने कहा है। यह प्रश्न जो है परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। यह सभी जो हमने प्रश्न रखे हैं इसमें यह सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यह सभी एक जगह आपको आसानी से प्राप्त नहीं होने वाले हैं। तो बिहारी सतसई को जो है वो शक्कर की रोटी पदम सिंह शर्मा ने कहा था। नंबर 5 देखते हैं कि बिहारी को पीयूषवर्ती मेघ जो है किसने कहा था। यह भी पूछा जाता है कि बिहारी को पीयूषवर्ती मेघ किसने कहा था। तो राधाचरण गोस्वामी जी ने बिहारी जी को पीयूषवर्ती मेघ की उपाधि दी थी। नंबर 6 देखते हैं कि बिहारी ग्रामीण सभ्यता से घृणा करते थे। क्या करते थे? बिहारी जी जो हैं वो ग्रामीण सभ्यता से तो घृणा करते थे और शहरी सभ्यता से उन्हें बहुत प्रेम था। क्या था? बिहारी जी को ग्रामीण सभ्यता से तो बहुत घृणा थी लेकिन वो शहरी सभ्यता से बहुत प्रेम करते थे। एक और है कि हिंदी कवियों में बिहारी का आसन जो है वो सबसे ऊंचा माना गया है और हिंदी कवियों में बिहारी का आसन जो है सबसे ऊंचा मानने वाले जो हैं वो पदम सिंह शर्मा माने जाते हैं। पदम सिंह शर्मा के द्वारा बिहारी का स्थान हिंदी के कवियों में सबसे ऊंचा स्थान माना गया है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ निरंतर टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहें।